एक किस्सा तो बड़ा आपने सुनाया था कि वो गाड़ी खरीदने जा रहे थे, आपने कहा पाजी बेकार गाड़ी है, क्या लोगे इसको, इंडिया में ऐसा नहीं। दिलीप भाजी ना स्क्रीन पे बड़े नोटी से लगते हैं यार। हाँ। उनको लगता है बहुत स्मार्ट, बहुत चलाक, उनके कोई भी जोक चलते हैं। उल्लू बनाना हो तो मैं बनाता हूँ, तो वो सारी जिक्र करते थे यार मेरी फेवरेट गाड़ी है हमर। उन्हें सपने दिखा के खुद लेके आ गए दिमाग के, भाई आप हमर लेके आए हो, क्यों? उससे घटिया गाड़ी हमर है। तीसरे दिन मैंने वही गाड़ी खरीद के लाया और मैंने पाई। दिलीप भाजी ना स्क्रीन पे बड़े नोटी से लगते हैं यार, रियल लाइफ में भी होंगे, पर वैसे पूरे भोले और इनोसेंट है। हाँ। उनको लगता है वो बहुत स्मार्ट, बहुत चलाक, उनके कोई भी जोक चलते हैं। लेकिन जहाँ उनको उल्लू बनाना हो तो मैं बनाता हूँ उनको। एक किस्सा तो बड़ा आपने सुनाया था कि वो गाड़ी खरीदने जा रहे थे, आपने कहा पाजी बेकार गाड़ी है, क्या लोगे इसको, इंडिया में ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमर देखो 99% बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैंने दिलीप भाजी से सीखी हैं, बिकॉज वो शुरू से ही यूएसए चले गए थे। यूएसए वो 3-4 साल लगा के आए, तो पूरा अपग्रेड हो गए हैं वहाँ से वो, कि वहाँ की गाड़ियाँ, परफ्यूम्स, अच्छी लाइफ, तो वो सारी जिक्र करते थे यार मेरी फेवरेट गाड़ी है हमर। हमर इतना दी होंगी है, हमर बहुत बड़ी H1 H2 H3 पूरी स्टोरी बताई कि सबसे पहले अर्नोल्ड के पास वो गाड़ी थी, तो उसके बाद फिर अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने ट्रोलिंग कर दी कि ये गाड़ी एक सेलिब्रिटी को दी है। तो पाजी आपकी कड़क कॉफी भी। हाँ जी भाजी, तो अमेरिका ने सबके लिए वो हमर बना दी थी, सब हर कोई ले सकता था। इस सारी स्टोरी मुझे बताते थे मेरे मन में कि हाँ हमर हमर हमर। अच्छा, एक दिन मैंने देखा कि अक्षय पाजी किसी मूवी है पागल दीवाना पति आवारा पागल दीवाना में वो गाड़ी ए हमर है ए, ठीक है जी, इतने सपने दिखा के खुद लेके आ गए वो। तो जिस दिन लेके आए बड़ा मिठाई भाई खिला रहे बेचारे, रेड कलर की गाड़ी थी। मैं भाई आप हमर लेके आए हो, आप पागल हो गए, क्यों? सबसे घटिया गाड़ी हमर है। आप इस बंदे को पूछो इसके स्पेयर पार्ट्स कहाँ से मिलते हैं, ना साला कोई यहाँ पे सर्विस होती है, कहाँ कराओगे आप? उसको बोलते कहाँ कराओगे, कहते स्पेयर पार्ट्स तो 2 सेकंड लगते दुबई से आज तक। मैं भाई आप दुबई से मंगाओगे, टायर पंचर होगा दुबई से मंगाओगे, की करा इसको निकाल दो, खटारा गाड़ी है। वो बेचारे दूसरे दिन उन्होंने गाड़ी वो उस बंदे को दे दी, और तीसरे दिन मैंने वही गाड़ी खरीद के लाया और मैंने पाई है। तो पाजी चपेट नहीं पड़ी? बहुत गाली यार, वो कुत्ता, घटिया, नीच, तुष्ट, ऐसे ऐसे बेचारे मीठी मीठी गालियाँ देते। नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि जब आप लोग बैंड में थे साथ में तब तो बहुत मार तो आपको बड़े चपेट मारते थे वो। एक्चुअली वो टाइम बहुत अच्छा था। देखें आजकल हम किसी को डांट नहीं सकते, पर तभी हमें सीखने की इतनी चाह थी कि हमें पता नहीं चलता कि वो थप्पड़ मार रहे हैं, लात मार रहे हैं या घूसे मार रहे हैं। हमें था हमने अच्छा ही करना है। और 8 साल मैंने उनके साथ पूरा काम किया है एज ए गिटारिस्ट, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। महाराजा बैंड। तो उसमें होता क्या था कि जैसे आजकल बच्चों को गाना बड़ा अच्छा आ रहा है। आप कोई भी रियलिटी शो देखेंगे, सब बहुत अच्छा गाते हैं, सबको परफॉर्म नहीं करना आता, क्योंकि परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला। सब 20-20 साल के, 15-15 साल के बच्चे अच्छा गाते हैं, लेकिन जब तक वो बाहर गाएंगे नहीं तो पता क्या चलेगा कि अच्छा है या बुरा है। सही बात है। तो लकली 8 साल जो मैंने पाजी के साथ बिताए हैं, तो मुझे पूरा A to Z पता है कि यार परफॉर्म कैसे करना है। वो परफॉर्म करते होंगे, आप पीछे से बैठ के सीख रहे थे, बैठे फ्री में बैठ के सीख लिया जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी बच्चा आगे आना चाहता है उसको पहले पीछे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। देखो आज भी आप जहाँ पहुँचे हो, आपको कहीं ना कहीं जो आपने सीखा, सही बात है, तो आज उसी चीज़ का आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं लकी हूँ कि मैंने लोग ऑक्सफोर्ड जाके बिजनेस सीखते हैं या म्यूजिक सीखते हैं, मेरे को सारा घर में मिल गया। तो कि यार दलेर पाजी के साथ क्यों लगे आप? मतलब लगे क्यों, परिवार में और भी लोग होंगे ना, जैसे आपको आप ही लगे। नहीं, हम देखो पाजी आए अमेरिका से, हाँ, और तो आपको ये पसंद था, ये चमक धमक, ये लाइट अच्छा लगता था आपको? नहीं, देखो स्वैग तो मेरा शुरू से था। ये पहले बालियाँ नकली पहनता था, थोड़ी सी असली हैं, लेकिन पहनना शुरू से था। फिरोज खान या रंजीत 2-4 लोग ना ऐसे चेन में पहनते थे फिल्मों में। हाँ। तो मुझे अच्छा लगता था बड़ा। अच्छे। हाँ, तो तब से आदत पड़ गई। और पाजी अमेरिका से आए, उनको हिट होना था, और वहाँ से लड़के आए अपने भाइयों के साथ कि मुझे भाई मैं ये बर्गर वर्गर नहीं बेच सकता, ना मैं गाड़ी चलाऊंगा, मुझे सिंगर बनना। उन्होंने पाजी को बोला चलो गेट आउट जाओ, और उनके पैसे भी नहीं दिए उन्होंने, कि तुझे इतनी मेहनत से हमने यहाँ पे बुलाया यूएसए में, और आप अभी सिंगर बनना चाहते तो जाओ। तो बेचारे खाली हाथ पूरे आ गए यहाँ पे, और वापस स्ट्रगल चालू हो गया उनका। और अच्छा खासा सारा बिजनेस सेट किया था शमशेर भैया ने। वापस यहाँ पे आके वो मुझे याद है जब पहले आए तो टीन की छतें जो थी उसमें उन्होंने रेंट एक रूम ले लिया था रेंट पे, अच्छी लाइफ देखने के बाद, बट मुझे सिंगर बनना है। तो ये जो उनका डिसीजन था ना, ये दी बेस्ट था। सेम आपकी जैसे स्टोरी आप बता रहे हो, सेम उनकी स्टोरी है। तो उनको भैया ने कहा ठीक है भी जा तू, वो ना आए होते तो आज मीका सिंह बैठे ना होते साथ ना होते। वो आगे 91 में
बैंड बनाना है, और मैं पंजाब से सीखता था गिटार, तो मैं थोड़े टाइम के लिए आया कि चलो यार मैं कुछ जागरण वार में गिटार बजाऊंगा, ऑर्केस्ट्रा में बजाऊंगा, शादी में गिटार बजाऊंगा। करते करते हम सब भाई 2-3 भाई यहाँ मिले, और विद इन 4 ईयर्स 91 में आए थे, आई थिंक 94 में उनका साइन हुआ, 95 में सुपरस्टार, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा पहला पॉप सिंगर। जलवा था दिलेर पाजी का। जलवा था। शादी शादी मतलब दिलेर मेहंदी। दलेर मेहंदी नहीं, नॉट ओनली शादी, हर जगह। मतलब हम तो छोटे थे, जो हम भी हाँ, डीजे गाना जब DJ, बजता था समझ गया। तो दिलेर पाजी के गाने सुनाई पड़ते थे। तो तब से अपना हम जुड़े रहे, और 98 में मुझे मौका मिला कि मुझे कुछ गाना गुना गाना चाहिए। आई वॉज नॉट रेडी। तो मेरे बहुत अच्छे गॉड फादर हैं परम खुराना साहब, जो दिलीप पाजी को भी लेके आए थे। तो समहाउ उन दोनों का आपस में कुछ बना नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए वो दोनों अलग हो गए थे। तो परम पाजी मुझे बोलते आप सिंगर बन जाओ। मैं कहा यार मैं बहुत बेकार गाता हूँ, मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनना है। म्यूजिक डायरेक्टर के लिए मैं 50 इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ, मैं सुपर टैलेंटेड। आजकल के बच्चों की तरह नहीं जो ऐसे बेचारे कुछ भी बन जाते हैं। तो मुझे था म्यूजिक डायरेक्टर बनना है। मुझे किसी ने बोला था यार भप्पी लहरी आर.डी. बर्मन साहब बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, इसलिए वो अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उस चक्कर में मैं पूरा इंस्ट्रूमेंट सीख के बैठ गया। जिसको डेप्थ पता होती है उसको उसका करियर में अलग आता है। तो पहला मुझे मौका मिला, पाई की कंपोजिशन है डरदी रब रब, दर्दी रब रब कर दी वे। तो मुझे मौका मिला कि मैं उसके अंदर और उसको थोड़ा अच्छा करूं। तो मेरी पहली कंपोजिशन थी। और जो सल्टे नारे रहोगे तो ऐश करोगे, नहीं वो पाजी की है। तो इसमें ना अगर मेजर माइनर होता है, कोई अगर समझदार आपको बताएगा, तो माइनर के सारे गाने दिलीप पाजी के थे। पहला दर्दी रब रब जो मेजर में था, फिर सावन में गया, मैंने लिखा और गाना बना के रेडी हो गया कि कोई इसको गा दे, कोई बड़ा सिंगर। किस साल की बात है ये 97 की बात। सावन में लग गया तभी बन गया था? नहीं, लिखा मैंने 95 में था वो। ओके। तो कोई खरीद नहीं रहा ना, पूछ ही नहीं रहा कि यार क्या गाना है, और थोड़ा बहुत लिखने का शौक था। और ये सैड सॉन्ग लिखा था आपने? सैड सॉन्ग लिखा था। और 98 में मुझे परम खुराना साहब मिले कि यार मैंने किस्सा दिलेर पाजी सुना था कहीं पे, उन्होंने कहा कि हयात गुड़गांव शायद कहीं पर वो गए थे, तो उन्होंने कहा कि 2 भाई मेरे हैं। तो किसी ने कहा ये जोकर कौन है? ये गंदे दिखते हैं। दिलेर पाजी ने कहा भाई मेरे भाई हैं, मैं नहीं मौका दूंगा तो कौन देगी। सच सही। मैं इस बात से सहमत हूं। मैं शुरू से ही, ये दिलेर पाजी ने कहा था, जो गुड लुकिंग लड़का था, और अपने लड़कों में से सबसे बढ़िया लड़का मैं ही था। ये जो कवलजी पाजी आपने देखा ना, हाँ, ये मेरा 30 साल से दोस्त है, एक्चुअली 94 से ही है। तब भी मैं इनके ऊपर ही था, हैवी था पूरा। तो परम खुराना साहब, वो तो एक कोई शो होगा जहाँ पे शायद, और उस वक्त हो भी सकता है, नेवर नो, बिकॉज वो बहुत ही क्लासी बंदे थे जो हमें ग्रूम करते थे, परम खुराना जी। आजकल लोग अपने प्रोड्यूसर के साथ लड़ते रहते हैं, हम ऐसे नहीं हैं। तो परम पाजी ने बोला कि तुम गाओ। मैंने कहा यार मेरे में दम नहीं है, और ना मेरी कोई ऐसी आवाज़ है। बोलते यार एक बार तो परफॉर्म कर रहा था कहीं, और बहुत सारी गर्ल्स पागल हो गई थी तुम्हारे लिए, तुम्हें याद है कॉलेज में? उस कॉलेज में बहुत सारे ये JMD कॉलेज है शायद, तो वहाँ जानकी दास है ना, या जानकी देवी, हाँ मतलब ऐसा कोई कॉलेज। तो उसमें दिलीप पाजी का ही शो था। तो बहुत, मैं जब परफॉर्म करता था गिटार पे, बहुत सारी गर्ल्स आई, उन्होंने अपना स्कार्फ तारा और बांध के ना मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, मीका वी लव यू, हालांकि मेरा नाम था ही नहीं कभी। तो जो याद है मुझे, मैं मुझे तो याद अगर तब वीडियोस रिकॉर्ड होते तो आपका भी उदित नारायण हो जाता। जी नहीं, वो उल्टा है, इसमें उदित जी कर रहे हैं, उधर वो कर रही थी। तो नहीं, वहां भी पहले उधर से शुरू हुआ था। तो मेरे कॉलेज से तो पढ़ के आए उदित जी, उस कॉलेज में उदित जी लव यू सर, सर आई लव यू ऑलवेज। एक ही, ही इज माय फेवरेट। एक ही जबरदस्त बुलंद आवाज है उदित जी की। इन 30 सालों में जो नई आवाज आई है वो उदित नारायण साहब की, जानम देख लो मिट गई दूरियां। और ऐसे भी गाते हैं, उनको कोई इफेक्ट की, कोई इको रिवर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। क्या डाउन टू अर्थ आदमी है, बहुत प्यारा इंसान है, प्रोफेशनल पर्सनल दोनों आप उनसे सीख सकते हैं जी। तो वो कम बैक टू, हम वहाँ पे आए, तो वहाँ से कम टू दैट स्टोरी कि परम जी ने कहा वहाँ इतना जलवा था, तू कर दे यार। चलो मैंने गाना वाना गाया, गाना बना दिया, पाजी से परमिशन ली। पाजी बहुत अगेंस्ट है कि तू कर क्यों रहा है, कि इतनी खासी तेरी यहाँ पे तनख्वाह है और इतने परशों का तुम्हें 500, बहुत बड़ी बात थी तभी, क्यों छोड़ के जाना चाहता है? जिप्सी तूने ले ली है, हर डिमांड तेरी पूरी होती जा रही है। घर मेरा वहीं था उस स्ट्रगल टाइम पे जहाँ भी था। खैर मुझे इतना अकल भी नहीं थी कि मुझे घर बड़ा लेना है या छोटा लेना है या गाड़ी लेना। मेरे को था यार मुझे ये, मेरा जो गाना है ये कोई अच्छा बंदा गा दे और मेरा म्यूज़िक कोई ले ले और मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बन जाऊँ। खैर वो परम जी ने मेरा साइन करवाया और दिलीप भाई ने मुझे रिकॉर्डिंग के लिए पैसे दिए कि ये तेरा बजट है भाई, इसमें तूने जो करना है 2 लाख रुपए है, इसके अंदर तूने आना जाना खाना रहना जहाँ मर्जी मर जा लेके कर दो। मैं बाई ट्रेन यहाँ से भाग गया और बॉम्बे में
वहाँ इन्होंने ही स्टूडियो करा के दिया था। रोज़ ऑटो पे जा रहे हैं, जो भी वहाँ ये नहीं पता था वड़ा पाव बड़ा बड़ा सस्ता फूड होता है। हमारे लिए तो मज़ा आ गया कि वड़ा पाव हम खा के रोज़ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि अब पाजी ने कहा है कि साले इतने में ही तूने करना है। खैर सुपर हिट हमारी एल्बम बन गई, और आज एक लड़का है रिकॉर्डिस्ट, इंजीनियर, उनका नाम है एरिक पिल्ले, बहुत नंबर 1। अगर आप कोई भी म्यूजिक उठाएंगे तो वो मिक्स उन्होंने करा था, सामने लग गया। एंड दैट टाइम वो बहुत ही न्यू कमर थे, मैं भी न्यू कमर था। तो वो हमारी एक अच्छी जर्नी रही। उसके बाद मुझे जब पहला चेक उन्होंने दिया कि भाजी ये साइनिंग अमाउंट तुम्हें 10 लाख दे रहे, इतनी जीरो का मुझे करने भी गए, दिमाग से धुआं निकल। मैं 10,000 20,000 में खुश था बड़ा, क्योंकि 500 रुपये पर शो का मिल रहा था। तो 10,000 में मैं कर रहा था, तो मज़ा आ गया। तो फिर ये दोस्त है मेरा बिल्लू, मैं यार कितने हैं इसमें, बोलता ये तो 1 लाख तो नहीं होगा, कहता नहीं ये 10 लाख है। तो यार 10 लाख की चीज़ क्या दी थी उन्होंने, देखा क्या इसमें, कहते पता नहीं यार तुमने साइन वाइन किया हुआ। तो उसके बाद तो मैंने सुना कि गाना आपका हिट हो गया था, हाँ, बट आपको लगा यार मेरे में भी इतना टैलेंट नहीं गाने का। हाँ, और फिर मैंने कहा यार लेकिन पैसे बड़े अच्छे आ रहे हैं, पैसे अच्छे आ रहे हैं, तो भाई सीखना पड़ेगा। शो का देखो 10,000 मिल रहा है, कहाँ 500 रुपये मिल रहा था। खैर मेरे पैसे के लिए नहीं मैं भागा, बट लोग इन्जॉय कर रहे हैं, जैसा भी मैं गा रहा हूँ पता नहीं उनको क्या मज़ा आ रहा है, और पागलों की तरह डांस करते जा रहे हैं। तो इतना मैं भी नहीं सोच पा रहा था, ऑडियंस भी नहीं सोच पा रही थी कि क्या कर रहा है, लेकिन वो भी इंजॉय कर रहे हैं। और लाइन से लाइक 15 शोज़ पर मंथ। और उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं यार, ये जैसे होता है ना कि आप नकली साधु हो, आपने किसी का हाथ देखा तो उसकी किस्मत चमक गई, आप बोलते यार सारा लाइन लगती जा रही है। फिर मैंने बोला नहीं यार मुझे रियाज व्याज करना, प्रॉपर मैं थोड़ा तालीम ली म्यूज़िक की सीखने की, गाना वाना गा के थोड़ा गला पॉलिश करा। देन मेरी एक एल्बम आई सुपर हिट, उसका नाम था गबरू। 2001 में वो एल्बम आई थी। तो हम ट्रैक्टर्स पे, टी शर्ट्स पे, साइकिल पे सभी फैंस वो गबरू लिख के घूमते थे।